गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा, इसमें हमने स्टार्टिंग में बात की थी व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वेरियस क्राइटेरियाज का जिक्र किया था जिसके मदद से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब थोड़ा उससे आगे बातें स्टार्ट करते हैं। जो एक टॉपिक दे रखा है हमारे बुक में दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। यानी बेटा, जो पॉपुलेशन रूपी विस्फोट हो रहा है। देखिए, बेसिकली अगर बात कहें तो क्या है पॉपुलेशन? यानी डे बाय डे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है इन ए हैवोक पोजीशन। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्टिविटी हो रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, नए इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं और वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। बेटा जी देखेंगे तो ये सारे, अगर मान लीजिए सपोज करिए बेटा, अगर पॉपुलेशन इसी तरह से अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ती रही तो बेटा जी क्या होगा? जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? ऑक्युपाई हो जाएंगे, या सब लोग क्या करेंगे? उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर देंगे। तो भैया बाद में कोई रिसोर्स बचेगा नहीं, तो वहां पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए बेटा जी? अरे बोलिए। ऑब्वियसली रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, आपके पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, जो भी नेसेसरी चीजें हैं इनके लिए झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। वाटर के लिए वॉर होने लगेगा। तो ये बेसिक कंडीशन क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि बेटा जी हम लोगों की पॉपुलेशन एक अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो कर रही है। जैसे एक बम फटता है ना, बम एक्सप्लोड होता है और चारों डायरेक्शन में फटता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, कहां तक डैमेज करेगा। उसी तरह से कुछ ये वाला भी डैमेज है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, ये बेटा जी काफी हार्मफुल है आने वाले जनरेशन के लिए। तो इसीलिए एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उससे पहले, पढ़ने से पहले देखेंगे हम किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है वर्ल्ड में और कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ में। उससे पहले जब किसी भी पार्टिकुलर लोकेलिटी का, रीजन का, मतलब कोई भी एक रीजन ले लीजिए। जैसे मैं बलिया की बात कर ले रहा हूं। बलिया, मैं जहां सिटी में रहता हूं, बलिया सिटी एक छोटी सी सिटी है। मान लीजिए मैं ईयर 2020 की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। बलिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लीजिए 20 लाख है। कितना बेटा जी? 20 लाख है। यानी कहीं भी अगर किसी भी लोकेशन पे, सुनिएगा, बेसिकली अगर हम बात करें तो बलिया एक रीजन हो गया। क्लियर है जी? और ईयर मैंने बता दिया आपको 2020, यानी 2020 चल रहा है। ठीक है, 2020 हम खेल रहे हैं। काफी अच्छा साल चल रहा है क्योंकि कोरोना ने हर जगह धूम धड़ाका मचा रखा है। वो भी 2020 खेल रहे हैं, हम भी 2020 खेल रहे हैं। ठीक है जी? देखिएगा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए एक बलिया एक रीजन है, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 20 लाख के आसपास है। ठीक है जी? तो जब कभी भी आप किसी भी रीजन के अंदर में कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको ही बोला जाता है बेटा सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। ऑब्वियसली मतलब जनगणना। अगर आप सुना होगा ये वर्ड जनगणना, हर 10 साल पे भारत में क्या होती है? जनगणना होती है कि हमारी पॉपुलेशन इन 10 सालों में कितना। तो ये 10 साल एक पीरियड हो गया और कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो उसी को बोलते हैं बेटा सेंसस। सेंसस का मतलब तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसस। ठीक है जी? यानी किसी भी रीजन में, जैसे मान लीजिए ये बलिया है, बलिया में बाहर से कोई नहीं आया है, मान लीजिए बाहर से कोई नहीं आया, यानी इमाइग्रेशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बाहर से कोई नहीं आया। बाहर से अगर कोई आएगा यहाँ पे उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। और मान लीजिए यहां से कोई बाहर नहीं गया, इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। सुनिएगा, तो बेटा अगर बलिया में जो लोग बलिया के नहीं बाहर से आके बस रहे हैं तो वो पॉपुलेशन को क्या करेंगे?
इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। और जो लोग बलिया से निकल के कहीं और गए हैं कमाने के लिए और कहीं और रहने के लिए, मान लीजिए उनकी जॉब है, तो जब वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी। तो मैंने सबको बैलेंस करके यहाँ लिखा है कि 2020 में यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 20 लाख है। यही 10 साल पहले की अगर बात कर लूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2010 में यहाँ पॉपुलेशन मान लीजिए 15 लाख थी, कितनी थी, 15 लाख थी पॉपुलेशन। अभी है 10 सालों में 20 लाख हो गई है, यानी कितना इंक्रीज हुआ है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए, 20 में से 15 लाख घटा दिए, 5 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ है या इंक्रीजमेंट हुआ है इन केस ऑफ पॉपुलेशन। तो कितने सालों में हुआ है, 10 सालों में हुआ है। तो सेंसस यही बताता है कि भैया किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पे, किसी भी पार्टिकुलर रीजन पे कितनी पॉपुलेशन है एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में या एट अ गिवन टाइम इंटरवल पे, उसी को बोलते हैं सेंसस। तो ये सेंसस बेसिकली बेटा स्टार्ट किया गया था, हमारे ऊपर कौन रूल करते थे, अंग्रेज, जो व्हाइट पीपल थे, इन्होंने ही सेंसस स्टार्ट किया था। और ये सेंसस हर 10 साल पे होते हुए आ रहा है। पहला जो सेंसस हुआ था इंडिया में, जो कि रूल तो था अंग्रेजों का ना, इंग्लैंड वालों का, 1871 में। जब ध्यान रखिएगा सेंसस का मतलब क्या है, सेंसस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन टाइम। जैसे ये बलिया एक रीजन हो गया, गिवन टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, 20 लाख है। भैया ईयर भी मैंने बता दिया 2020 चल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेंसस, यानी कि जनगणना। जनगणना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1871 में। सेंसस इज कंडक्टेड, और ये जनगणना जैसे कि मैंने बोला हर 10 साल पे होती रहती है। सेंसस इज कंडक्टेड एट एवरी 10 इयर्स। पहला जो सेंसस हुआ था इंडिया में वो था 1871 में। लेकिन बेटा जी ये पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये पूछेगा कि प्रेजेंट जो सेंसस इंडिया में हुआ है वो कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अभी जो सेंसस हुआ है इंडिया में, अभी तो 2021 में होगा, इससे पहले वाला 2011 में हुआ है। 2011 सेंसस हुआ है, जो कि कौन सा सेंसस था, 15th सेंसस, यानी कि स्टार्टिंग से ये कौन सा होगा, 15th वाला सेंसस हुआ है 2011 में। हम देखते हैं कि भैया पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ी है, जरा आंखें खुले रखिएगा। देखिए हम लोगों ने किस तरह से क्या किया बेटा, लैंड के ऊपर अपनी प्रजाति को बढ़ाने का काम किया है। देख धनाधन, देख धनाधन, देख धनाधन। हम तो हमारे 13 पे काम किया, देखिए कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैं यहाँ पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताऊंगा, यहाँ इंडियन पॉपुलेशन बताऊंगा, फिर हम कंपेयर करके देख लेंगे। देखिए 1900 के आसपास में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो थी बेटा, दिख रहा है आपको, 2 बिलियन। कितनी थी, 2 बिलियन। 2000 आते आते यानी कि 100 इयर्स में पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन। फिर 2011 सेंसस के हिसाब से अगर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन। वो छोड़िए, पहले इन दोनों को देखिए। 100 सालों में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है, लगभग 3 टाइम्स। पहले 2 मिलियन था, 2000 में 6 मिलियन हो गया, 3 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज की। और जब आप 2011 देखेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7.2 बिलियन के आसपास। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। आइए कंपेयर करते हैं हम इंडिया, चूंकि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, हम तब से स्टार्ट करते हैं जब हम आजाद हुए थे। देखते हैं बेटा जी, इंडियन पॉपुलेशन 1947 के आसपास में हम केवल 350 मिलियन थे या 35 करोड़ थे। कितने थे बेटा, 35 करोड़। यानी 2000 आते आते पॉपुलेशन पहुंच गई 1 बिलियन के आसपास में, 100 करोड़ के आसपास में। इसीलिए कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, अभी हमारे 125 करोड़ देशवासियों, 125 से ऊपर अब हम पहुंच गए हैं। तो देखिएगा 2011 का सेंसस में देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 1.2 बिलियन। जरा इन दोनों को कंपेयर करिए, जो प्रेजेंट है
2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है 7.2। 2011 में इंडियन पॉपुलेशन कितनी है 1.2 बिलियन। दोनों को मैंने लिखा है यहाँ पे। इन ईयर 2011 वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन। तो कितना का डिफरेंस है 6 बिलियन का डिफरेंस है वर्ल्ड में और हम में। यानी बेटा जी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि आप वर्ल्ड में हर छठे व्यक्ति को चूज करिए। हर छठा व्यक्ति एवरी 6th person is an Indian. This means every 6th person in the world is Indian. क्लियर है जी। सोचिए इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमने की है केवल पॉपुलेशन में, बाकी हमने कुछ नहीं किया। पॉपुलेशन में इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट किया है इन अगर हम बोले 60-62 सालों के आसपास में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, हम सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह से इंक्रीज हुई है। तो आखिर ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई? तो सुनिएगा, बेसिक अगर रीजन बोले तो पहले जैसे किसी को कुष्ठ रोग हुआ, किसी को टीबी हुई, किसी को कुछ भी छोटी सी भी अगर मैं बोलूं स्वाइन फ्लू तो था ही नहीं, अगर बोलेंगे आपका ये अगर चिकनगुनिया हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ी सी बीमारी हो जाती थी तो लोग मर जाते थे। यानी वहां मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी। अगर देखेंगे डेथ रेट ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे आजाद भारत की हम बात करेंगे तो बेटा धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है, तो मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, तो डेथ रेट कम हुआ है। और बर्थ तो हम बढ़ा ही रहे हैं ना, हम तो हमारे तरह चल ही रहे हैं। बर्थ बढ़ा है, डेथ घटा है, बर्थ बढ़ता जा रहा है, डेथ घटता जा रहा है। तो पॉपुलेशन का क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। ठीक है, लिविंग कंडीशन अच्छी हो गई है। फिर अगर बोले बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे एक शिशु कहते हैं जो 1 साल से पहले मर जाते थे, अब वो नहीं मर रहे हैं, ज्यादा समय तक जी रहे हैं, वो कम हो गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कुछ माताएं जो होती थी बच्चे को जन्म देते ही मर जाती थी, अब वो नहीं मर रही है उनका। अब मेडिकल फैसिलिटीज क्या हुई? इंप्रूव, हम मदर को भी बचा लेते हैं, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। फिर अगर हम बात करें डेथ रेट क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। और बर्थ रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन है फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। पहले इसको लिखेंगे फिर हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो जो मैंने बातें बोली यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों बढ़ी है पॉपुलेशन? पहला है बेटा हेल्थ फैसिलिटीज धीरे धीरे क्या हुई है? बढ़ी है। जैसे कि कुष्ठ रोग से आप लोग जल्दी नहीं मरते हैं, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं। अगर हम बोले जैसे और भी डेंजर बीमारियां हो गई जैसे टीबी। अब बेसिकली अब दवाइयाँ इम्प्रूव हो गई हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, जेनरिक दवाइयाँ अवेलेबल है जो कि आपको इन फ्लू से, इन सब चीज़ों से बचाती है, जो कि पुराने ज़माने में अवेलेबल नहीं थी, तो उनमें मौत हो जाती थी। फिर बेटर लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन क्या हुई बेटा? इम्प्रूव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जो जिनका जन्म हो गया, मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 साल तक ही जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं। तो जो रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बचपन में ही वो मर गए। क्लियर है जी? डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखिए पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, औरतों के गर्भ में बच्चा और औरत दोनों मर जाते थे। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई औरत, 1000 औरतों ने बच्चों को जन्म लिया, ठीक है, उसमें से 10 औरत जो है बच्चे को जन्म देते ही मर गई, तो जो रेशियो निकाला जाता है 1000 औरतों ने जन्म दिया बच्चों को, कितनी मर गई, उसी को बोलते हैं बेटा जी क्या? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी कि कितनी माएँ डेथ कर जा रही है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये अब कम हो गया है, सब कम हो गया है। इन्फेंट भी कम मर रहे हैं, मदर भी कम कर रही है, मर रही है, तो बेटा पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है ना। डेथ रेट क्या हुआ है? डिक्रीज हो गया है। बर्थ रेट इंक्रीज हो गया। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज कब हम बोलेंगे? देखिए नंबर ऑफ बर्थ, अगर जन्म लेने वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा है देन दैट ऑफ नंबर ऑफ
डेथ। जैसे मान लीजिए कहीं का पॉपुलेशन, मान लीजिए ये कोई लखनऊ सिटी है, सपोज करिए लखनऊ सिटी है, यहाँ पे बेटा पहले से 100 लोग रहते थे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, बर्थ हुई, मान लो बर्थ हुई 50 लोगों की, और ये जो 100 लोग थे यहाँ 50 लोग डेड कर गए, यानी मर गए। तो एक्चुअली में पॉपुलेशन कितनी हुई, 100 थी, 50 मर गए, तो अभी कितना बेटा 50, और कितने ऐड हुए हैं, न्यू 50, तो टोटल अभी भी कितनी है बेटा 100 पॉपुलेशन है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग ऐड हो रहा है, कितने ऐड हो रहा है 100, अब देखिए 50 100 थे जिसमें से 50 मर गए, तो अभी भी यहाँ बचे हुए कितने हैं 50, जुड़े कितना है 100 जोड़ दीजिए 150 लोग, पॉपुलेशन बढ़ी की घटी, ऑब्वियसली क्या हो गई बेटा जी, बढ़ गई। क्लियर है जी। अगर दूसरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ मरने वाले 70 हैं और ऐड हुए मात्र कितने 30, तो 70 मर गए तो बचे कितना 30, और 30 अभी ऐड हुए हैं तो कितना है 60, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 100, यानी बेटा जितने ऐड नहीं हुए उससे ज्यादा मर गए। देखिए ऐड कितने हो रहे हैं, बर्थ कितनी की हुई है 30 की, और डेथ कितने किए हैं 70, तो बर्थ से ज्यादा डेथ हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन घट गई है कि नहीं घट गई है। तो यही आपको ध्यान रखना है बस छोटा सा, कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज कब करती है, जब नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा होगी और नंबर ऑफ डेथ कम होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। उल्टा कर लीजिए जी, पॉपुलेशन डिक्रीज कब करेगी, जब नंबर ऑफ बर्थ कम होंगे, और भैया नंबर ऑफ बर्थ देखिए कितनी है 30, नंबर ऑफ डेथ कितनी है 70, तो डिक्रीज कर गई पॉपुलेशन नंबर ऑफ डेथ से, तो नंबर ऑफ बर्थ से ज्यादा है नंबर ऑफ डेथ, तो पॉपुलेशन क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी। हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अभी हम करेंगे, पहले ये सारी चीजें आप जान लीजिए कि एक्चुअल में पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हुई है। ये सारे रीजन है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेशियो कम हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है, बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है, इसीलिए ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हुई है बेटा इंक्रीज हो गई है। जैसे कई बार क्या होता था, जिनको चिकन पॉक्स हो जाता था पुराने जमाने में, तो उनकी डेथ निश्चित थी क्योंकि वहां वैक्सीन नहीं था। तो बेटा जी सोचिए छोटी से छोटी, आज तो किसी को चिकन पॉक्स होगा तो क्या होगा बेटा, मरेगा क्या, नहीं मरेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है हमारे मार्केट में, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है। जिसको चिकन पॉक्स होगा, अब वो चिकन पॉक्स डेडली डिजीज नहीं है, अब एक वायरल डिजीज है जो जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है जी, समझ में आया जी, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आइए, अब हम जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज डबलिंग टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय डबलिंग टाइम? वही है बेटा जो आप सोच रहे हो, वही बेटा 1 से 2 होना, यही डबल होना, यानी बेटा जी किसी भी कंट्री की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है तो वो 200 करोड़ हो जाएगी, इसी को बोलेंगे डबलिंग टाइम। क्या बोलते हैं बेटा, डबल हो जाएगा। सुनिएगा, कितने टाइम में किसी भी कंट्री का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 2 टाइम्स हो जाए, उसी टाइम को बोला जाता है डबलिंग टाइम। क्या बोलेंगे बेटा, डबलिंग टाइम। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर छठा आदमी क्या है, भारतीय है ना, इंडियन है। हमने अपने बच्चे क्या किया बेटा, फैलाए, ये लो ये लो ये लो ये लो, इतनी तेजी से फैलाए बेटा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बेटा जिस रेट से डेवलपमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, और कुछ का नहीं भैया, जीडीपी नहीं, पॉपुलेशन का, देखिएगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द डबलिंग टाइम। जैसे 100 से 200 करोड़ हो जाए, टाइम मान लो 10 साल का लगा, तो डबलिंग टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 10 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। यहाँ पे 2 डाटा दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे एक पुरानी एनसीईआरटी में एक नई एनसीईआरटी में, कहता है कि जो 2001 का सेंसस लिया गया था, अकॉर्डिंग टू
2001 census, the population growth rate was still around 1.7% or 17 per thousand per year, a rate at which our population double in 33 years. देखिए कहने का मतलब क्या है, इतना बढ़िया से लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना कि 2001 सेंसस, वहां पे बोल रहा है कि जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है वो है 1.7%, यानी बेटा हम हर 1000 बंदों पे 17 नए बंदे जोड़ रहे हैं पर ईयर, और यही हालात अगर चलते रहे तो बेटा पॉपुलेशन डबल हो जाएगी 33 इयर्स में। फिर नई एनसीईआरटी क्या कहती है कि भैया जो 2001 का सेंसस आया है वहां पे जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, यानी कि 2% के आसपास है। क्लियर है जी? इसका मतलब क्या कहती है, हम हर 1000 बंदे पे अब कितना जोड़ रहे हैं, 20 बंदे जोड़ रहे हैं पर 1000 बंदे पे 20 बंदे जोड़ रहे हैं पर ईयर, और ये रेट जो चलता रहा तो पॉपुलेशन बेटा 30 सालों में ही डबल हो जाएगी। सोचिए, ये हमारी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में, जीडीपी उडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, जीडीपी तो हो गई, लग गई, माइनस में चल रही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें किसकी, पॉपुलेशन की। तो अब 2011 सेंसस के हिसाब से अगर देखें तो बेटा हर 1000 बंदे पे हम 20 नए बंदे जोड़ रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी केवल 30 इयर्स में। क्या है बेटा जी, 30 इयर्स में डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। एक टर्म दे रखा है दैट इज द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हो गया कि बेटा आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कितने फर्टाइल कपल्स हैं, यानी कि जो बर्थ दे सकते हैं बेबीज को। तो जो बर्थ की रेट है वो देखेंगे पहले। फर्टिलिटी रेट का मतलब कितने बंदे फर्टाइल हैं। फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बेबीज, यानी कितने ऐसे फर्टाइल कपल हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फर्टिलिटी रेट। अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट। फिर भैया बर्थ रेट क्यों बढ़ी है, मैंने बता ही दिया ना, बर्थ रेट बढ़ी है ड्यू टू द इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, लिविंग कंडीशन बढ़ गई है तो बर्थ रेट बढ़ी है। डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो पॉपुलेशन की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, बर्थ रेट बढ़ा है। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब हुआ कि भैया 1000 बंदे जन्म ले रहे हैं, जैसे टोटल पॉपुलेशन अगर मान लीजिए उसमें कितने नए बेबीज जन्म ले रहे हैं इनटू 1000 कर दीजिए। क्या मैंने बोला, अभी मैं लिख के इसको समझाऊंगा, मैथमेटिकली देखूंगा। बर्थ रेट यानी कितनी डेथ हो रही है और आपकी पॉपुलेशन कितनी है, इनटू 1000 कर दीजिए पर ईयर, ये आपकी डेथ रेट हो जाएगी। बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर सेक्स रेशियो जो कि कितनी फीमेल है पर 1000 मेल पे, वो आपकी सेक्स रेशियो कहलाती है। फिर मैंने 2 टर्म बताए थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है जी? चलिए बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेट दे रखे हैं, ये सारे रेट हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला जो रेट है दैट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन अगर बोले, ठीक है जी, कितने न्यू इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। इसका मतलब नंबर ऑफ बर्थ यानी कि कितने बेबीज प्रोड्यूस हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू कर दीजिए 1000 पर ईयर। इस तरह से आपके पास निकल के आ जाएगा बर्थ रेट। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ बेबीज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, सीधे ऊपर कितनी बर्थ हुई है टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। इसी तरह से बेटा डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। एक पार्टिकुलर ईयर में कितनी डेथ हुई है अपन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000 population in a year that can be represented by death rate. So death rate is equal to
नंबर ऑफ डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू कर देंगे 1000 और पर ईयर हम निकालते हैं इसको। क्लियर है जी। नेक्स्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है बेटा 1000 मेल पे कितनी फीमेल मौजूद है, उसी को बोला जाता है बेटा सेक्स रेशियो। सो नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल कैन बी कंसिडर्ड एज सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड कर देंगे 1000 ऑफ मेल से। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाइए, जो दो टर्म मैंने बोले थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जैसा कि मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कुछ बच्चे जन्म तो लिए लाइव, लेकिन 1 साल के अंदर में वो मर गए। तो सपोज करिए किसी एक जगह पे 1000 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन उसमें से सपोज कर लीजिए कहीं पे जरा मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कहीं पे 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से क्या हुआ बेटा, 1000 ने जन्म लिया, लाइव थे, लेकिन 1 साल जाते जाते कुछ बच्चे जो हैं वो मर गए। मान लीजिए 100 बच्चे 1 साल के बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर के होते होते वो क्या हो गया बेटा, डाइड, 100 बच्चे डाइड हो गए। तो कितने बच्चे मर गए 1 साल से पहले और कितने बच्चे एक्चुअली में जन्म लिए हैं, ठीक है जी, इनटू हम कर देंगे 1000। क्लियर है जी। तो ये आपका निकल के आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ लाइव बर्न इन्फेंट अकरिंग अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 ईयर से पहले वो मर जाते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ। अभी कितने उसमें से स्टार्टिंग में कितने लोगों ने जन्म लिया था उस साल में, कितने 1 साल से पहले मर गए, इनटू कर देंगे 1000 पर ईयर। ये आपका निकल जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु की मृत्यु दर निकल के आपके सामने आ जाएगी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत सारी माएँ ऐसे होती हैं जो बच्चे को जन्म देते ही क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो अब लेकिन मान लीजिए 1000 माओ ने जन्म दिया बच्चों को, ठीक है, उनमें से 10 माएँ उसी समय मर गई, तो वही उनका क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा। नंबर ऑफ वुमेन डाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में या चाइल्ड बर्थ के समय में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव वुमेन हु गेव बर्थ टू द चाइल्ड। कितनी एक्चुअली में कितने लोगों ने लाइव बर्थ दिया था बच्चे को, इनटू कर देंगे 1000 पर ईयर। तो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकल के आ जाएगा। तो जितने भी रेट्स हैं यहाँ पे वो सारे मैंने बताने की कोशिश की है। चूंकि हम जानते हैं कि भैया मोर्टेलिटी रेट क्या हुई है, कम हुई है, यानी डेथ रेट जो है, डेथ रेट का दूसरा नाम है मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अभी हमने लिखा था इसको इनटू 1000 करेंगे तो डेथ रेट निकलता है। क्योंकि डेथ रेट क्या हुआ है बेटा, डिक्लाइन हुआ है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ी है। डेथ रेट क्या हुआ है बेटा, काफी कम हुआ है। और बर्थ रेट क्या हुआ है, बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा हुआ है। तो इसी की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो ये डेथ रेट कम क्यों हुआ है, व्हाई दिस डेथ रेट डिक्रीजेस, ड्यू टू द इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन, यानी लोग जो है अब ज्यादा सावधान रहते हैं, ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, खुले में शौच नहीं करते हैं, तो बीमारियां कम फैलती हैं। इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन्स आ गई हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से इन सब वजहों से डेथ रेट क्या हुआ है,
डेथ रेट क्या हो चुका है बेटा, डिक्रीज हुआ है। क्लियर है जी। हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, ये भी आप लिख सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, इसकी वजह से भी डेथ रेशियो कम हुआ है। तो ये जितने भी रेशियोज थे ये आपके काम आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दैट इज द कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि कौन सी डिवाइसेस, यानी ये सारे बेसिकली डिवाइसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो बेसिकली प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट ना हो और या कंसेप्शन उसके अंदर में ना हो विदाउट इंटरफेयरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि देखिए, जब आप बैरियर लगाओगे, कंडोम लगाओगे या कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे, केमिकल लगाओगे, तो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो मजा आता है उसके साथ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ में वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वरना वो एक गुड कंट्रासेप्टिव नहीं कहलाएगा। तो हम देखेंगे व्हाट आर द कंट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर है जी। हम हर एक कंट्रासेप्टिव मेथड्स को देखने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। ठीक है जी। फिर स्टार्ट कर देंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर है जी। जरा इसको लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रासेप्टिव मेथड। देखिए, कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है, एक लाइन में याद कर लीजिए, इसके बाद भूल जाइएगा, कोई भी मेथड, कैसा भी मेथड जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को रोकेंगे, एनी टाइप ऑफ मेथड विच कैन बी अप्लाइड in order to prevent the pregnancy that can be considered as contraceptive method। जो भी मेथड हो जिसकी वजह से किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट नहीं होने दिया जाना है, that method is called as contraceptive method। ध्यान से सुनिएगा, they are the devices, methods या devices कह सकते हैं, they are the devices और methods which prevent conception। प्रेगनेंसी को एक अलग टर्म से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्शन और प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफेयरिंग। विदाउट इंटरफेयरिंग का मतलब बेटा, जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, चाहे आप बैरियर यूज करें, चाहे ओरल कंट्रासेप्टिव यूज करें, चाहे इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस यूज करें, चाहे सर्जिकल मेथड्स का यूज करें, ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यानी बेसिकली अगर बोले तो आपका जो हेल्थ है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी। तो विदाउट इंटरफेयरिंग इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी वे दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। और वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। कौन कौन से मेथड्स दे रखे हैं भैया, जरा देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, या इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, यानी ये पुराने सालों से चला आ रहा है बेटा जी, पुराने समय से। सेकंड होगा बैरियर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा कंडोम्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, आईयूडीज। क्लियर है। फिर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव, यानी जो पिल्स खाते हैं। इंजेक्टेबल, कुछ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, जो कि आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, इनका कॉम्बिनेशन या फिर बेसिकली केवल प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो इसको बोलते हैं इंजेक्टेबल। दैट इज इम्प्लांट, एक नॉर प्लांट होता है जिसके अंदर में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक छोटा सा कट लगा के आपके सबक्यूटेनियस लेयर या आपके सरफेस के नीचे, स्किन के नीचे उसको प्लेस कर दिया जाता है, दैट इज द इम्प्लांट। और लास्ट दैट इज द सर्जिकल मेथड, जहां पे हम वास्ट डिफरेंस को और फैलोपियन ट्यूब को कट करके और टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो बेटा जी, ये सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमें पढ़ने हैं। क्लियर है जी। लिख लीजिएगा, समझिए आएगा आसानी से, एकदम धीरे धीरे, कोई इतनी तेजी नहीं बेटा, एकदम एक एक लाइन आपको समझाऊंगा कि क्या है कैसे है। ठीक है जी। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। क्लियर है। इसको नोट डाउन करेंगे पहले।
चलिए बेटा, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, यानी जो भी कंट्रासेप्टिव हम यूज कर रहे हैं उसको हम आइडियल कब कहेंगे। क्लियर है जी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, दैट इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, दैट इज कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटा उस पे आपको समझ में आना चाहिए या इजीली आप उसको क्या कर पाए, इंसर्ट कर पाए अपने पेनिस के ऊपर। अगर फीमेल कंडोम है तो वो अपने वेजाइना के थ्रू सर्विक्स के पास में प्लेस कर सके, तो ये कंफर्टेबली प्लेस्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटा, अगर आप कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं तो क्या पड़ोसी जाओगे पूछने के लिए भैया ये कैसे यूज करते हैं? नहीं, इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। वो कैसा होना चाहिए, यूजर अपने आप समझ जाए कैसे इसको इंसर्ट करना है। क्लियर है जी। पड़ोसी के पास नहीं जाना है। इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। अब भैया मान लीजिए कोई भी ओरल पिल्स है, कोई भी कंट्रासेप्टिव अदर डिवाइसेस है, जैसे कि आपका कंडोम हो गया, तो मैं यहाँ बलिया में रह रहा हूँ, तो अगर ये बनारस में 250 किलोमीटर दूर ही मिलेगा, तो बेटा अवेलेबल मार्केट में दूर होगा, तो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देंगे विदाउट कंडोम, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। हमें तो पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रासेप्टिव मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पॉपुलेशन कम हो। क्लियर है जी। तो भैया ये आसपास के मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब बेटा, अगर एक कंडोम है तो 2, 4, 5 रुपए में मिल जाए, ऐसा नहीं कि एक कंडोम 5,000 का मिले तो कोई खरीदेगा ही नहीं। क्लियर है जी। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि सस्ता होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट, इनको अगर आप यूज कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट क्या हो, नहीं हो आपकी बॉडी पे। कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, और ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी को रोकने में क्या हो, सक्षम हो। रिवर्सिबल, यानी बेटा देखिए लास्ट में हम पढ़ेंगे दो, जैसे कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जो सर्जिकल मेथड होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन बाकी सारे मेथड्स, ओरल कंट्रासेप्टिव, नेचुरल मेथड्स या कंडोम या केमिकल मेथड जो भी हम पढ़ेंगे, इंजेक्टेबल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, रिवर्सिबल। आईयूडीज, ये सब रिवर्सिबल होते हैं। जब तक जरूरत है उसको आप फीमेल अपने यूट्रस में, जैसे इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस की बात करेंगे, जब तक वो चाहती है प्रेग्नेंट ना हो तब तक वो इंट्रायूटेरिन डिवाइस को यूट्रस में लगाए रखती है। लेकिन जैसे ही चाहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, अब मेरी पढ़ाई हो गई, मैं आईएएस बन गई, कुछ भी हो गई, जो अचीव करना चाहती थी उसने अचीव कर लिया, तो सिंपली उस इंट्रायूटेरिन डिवाइस से उसको निकालेगी, और फिर बाद में वो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो आराम से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जितने भी कंट्रासेप्टिव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रिवर्सिबल, ताकि उनको जब हटाया जाए तो फीमेल क्या हो जाए, फिर से प्रेग्नेंट हो सके। When the user wants to conceive, यानी कि प्रेग्नेंट हो पाए, it should be easy to be interrupted। ठीक है। It should not interfere with the sexual desire or drive or the sexual act of the user। यानी बेटा जो आप कंट्रासेप्टिव लगाते हैं, इसकी वजह से आपके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर में जो एक तरह से बोले बेसिकली जो इंजॉय होता है, जो भी चीजें अगर हम बोले बेसिकली, जो उस समय सेक्सुअल डिजायर होगा, जो आपकी चाहत होगी, उसमें कोई कमी ना आए ड्यू टू दिस कंट्रासेप्टिव। दिस मीन्स आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल ही अच्छा चलता रहे। इन सब डिवाइसेस की वजह से उनके ऊपर आपके सेक्सुअल डिजायर में कोई भी दिक्कत ना आए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सारे आपके आइडियल कंट्रासेप्टिव के क्या होते हैं बेटा, फीचर्स होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द नेचुरल मेथड, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के नेचुरल मेथड है जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। क्लियर है जी। पहले इसको नोट डाउन करेंगे आप। चलिए दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें सबसे पहला कंट्रासेप्टिव मेथड दे रखा है दैट इज द नेचुरल मेथड या आपका ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, इस नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में हम 3 ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम किसी भी प्रेग्नेंट को किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे, कंसीव नहीं करने देंगे। देखिए जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज द
विथड्रॉल मेथड या उसी को बोला जाता है कोइटस इंटरप्टस। दूसरा हम पढ़ेंगे पीरियोडिक अब्स्टिनेंस या इसी को बोला जाता है रिदम मेथड। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये तीनों मेथड बेसिकली आपके नेचुरल मेथड्स हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी बैरियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये ऐसे मेथड्स हैं जो पुराने जमाने से चले हुए आ रहे हैं, नेचुरल मेथड्स है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवम को और स्पर्म को मीट नहीं होने देते हैं, फिजिकली मीट नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल मेथड है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। यानी यहाँ पे हम स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा, अपने बॉडी का नॉलेज यूज करते हैं। जैसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप जब वर्ज पे रहेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बेटा आपकी बॉडी में से स्पर्म बाहर निकलने वाला है, इजैकुलेट होने वाला है, तो आप तुरंत क्या करो, वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लिया। ये आपके विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस में होता है। तो यहाँ बेसिकली हम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं कि भैया किस दिन सेक्स करना है। अरे यार किसी लेडी का 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ है, अगर मैं 15वें दिन सेक्स कर लूँ, 13वें दिन कर लूँ, 12वें दिन कर लूँ, 17वें दिन कर लूँ, तो यहाँ पे काफी फर्टाइल पीरियड होती है, जहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, इसको छोड़ के बाद में करूंगा। तो बेसिकली हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। हियर वी यूज द नॉलेज ऑफ आवर बॉडी। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी बैरियर, यानी कोई भी यहाँ बैरियर का ये जिक्र ही नहीं होगा आपका, ना कंडोम ना कुछ भी यूज नहीं होगा। कोई भी साइड इफेक्ट, बेटा जब केमिकल ले ही नहीं रहे हो तो साइड इफेक्ट क्या होगा, चांसेस ऑफ फेलियर क्या बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ही ज्यादा यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज्यादा है। यानी ये प्रेगनेंसी को रोकने में इनएफिशिएंट मेथड्स हैं। ये जो तीनों अभी मेथड्स हम पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे ये फेल हो जाते हैं। क्लियर है जी? तो ये आपका दे रखा है कि नेचुरल मेथड में बेसिकली हम लोग स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट नहीं होने देते हैं, या हम अपनी बॉडी की नॉलेज का यूज करते हैं, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, कोई भी बैरियर का इस्तेमाल नहीं है, तो कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन बेटा जी जब आप इन मेथड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ये फेल हो जाते हैं, ये मेथड्स फेल हो जाएंगे और लड़की क्या हो जाएगी, महिला क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो सकती है। क्लियर है जी? तो मैंने लिख दिया इनएफिशिएंट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने में ये मेथड्स जो है उतने ज्यादा सक्षम नहीं है। क्लियर है जी? एक एक मेथड को हम पढ़ेंगे। पहले हम विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस पढ़ेंगे, कोइटस इंटरप्टस, और फिर पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, फिर हम लास्ट में लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ेंगे। क्लियर है जी? नोट डाउन करिएगा। फिर हम विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस मेथड को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी देखते हैं। जो पहला मेथड है दैट इज द विथड्रॉल या द कोइटस इंटरप्टस। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, इजैकुलेशन मैंने बताया था आपको, इंसेमिनेशन बताया था। इजैकुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस थ्रू विच सीमेन इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए मेल। मेल की बॉडी से सीमेन जब बाहर निकलता है, यानी पेनिस से बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। और जब वही सीमेन एंटर करेगा, ट्रांसफर होगा इनटू द फीमेल के वजाइना के अंदर में, दैट इज कंसिडर्ड एज इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब किसी कपल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, तो जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला रहता है, मेल पार्टनर क्या करता है, पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है और जो सारा सीमेन होता है वो बाहर डिस्चार्ज कर देता है। क्लियर है जी? तो भैया बेसिकली सीमेन के अंदर में स्पर्म है, भैया सीमेन ही बाहर गिर गया तो स्पर्म अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और नहीं जा पाएगा तो एग आएगा और सजनी क्या होगी, नाराज होके हट जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
यही आपका नेचुरल मेथड है जो आपका क्या कहलाता है, कोइटस इंटरप्टस या आपका विथड्रॉल मेथड। इट इज अ मेथड इन विच मेल पार्टनर withdraw his penis from vagina just before ejaculation। जैसे ही मेल की बॉडी से सीमेन बाहर निकलने वाला है, तुरंत उसने क्या किया, उसे पता लग गया कि अब तो मैं ऑब्वियसली क्या करने वाला हूँ, इजैकुलेट करने वाला हूँ, तुरंत उसने निकाल लिया, सारा सीमेन बाहर गिर गया, वजाइना में नहीं गया। सो एज टू अवॉइड, क्या अवॉइड किया इसने भैया, जब सीमेन गया होता वजाइना में तब तो इंसेमिनेशन कहते भैया, सारा का सारा बाहर निकल गया तो इंसेमिनेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन दैट इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस। और दोनों जो टर्म दिए हैं दैट इज इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन, पहले भी बताया था, द प्रोसेस थ्रू व्हिच सीमेन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मेल दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन, एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ये टर्म बताया था आपको पहले भी। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन से बचा जा सकता है। जैसे ही मेल पार्टनर को पता लगे कि भैया इजैकुलेशन होने वाला है, वो पेनिस को बाहर निकाल ले और सारा का सारा सीमेन बाहर पटक दे, अंदर ना जा पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म एक का फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी। ये एक नेचुरल मेथड है। चूंकि इसका फेलियर क्यों ज्यादा है, इसके फेल होने के चांसेस क्यों ज्यादा है, जरा समझिएगा इस बात को। देखिए, ये मान लीजिए सर्विक्स है, क्लियर है जी, ये आपका वजाइना हो गया, ये आपका सर्विक्स हो गया, ये आपका वजाइना हो गया। और मान लीजिए इसी के अंदर में हमने एंटर कराया बेटा जी पेनिस, ठीक है जी। और पेनिस के अंदर में बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा, एक ट्यूब होती है दैट इज द यूरेथ्रा। ये एक ट्यूब है जो आगे उसका एक मीटर्स होता है दैट इज यूरेथ्रल मीटर्स। इट इज द यूरेथ्रा दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड गैमेट के लिए होता है, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी होगा, यूरेथ्रल मीटर्स। देखिए बेटा जी, अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी जब मैं बता रहा था यूरेथ्रा की। तो वहां मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा जब कभी भी क्या होगा बेटा, बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होगा मेल और फीमेल के बीच में, तो जैसे ही वो इजैकुलेट होने से पहले सीमेन को डिस्चार्ज करता है बाहर, सम अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है, मान लीजिए कि ऐसा पहले उसने पहले भी किया होगा, तो पहले वाला जो होगा, पहले जो उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा उसमें कुछ जो होता है स्पर्म आपके यूरेथ्रा के अंदर में प्रेजेंट होता है, जो प्री इजैकुलेटरी, क्या बोलेंगे, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, यानी कि जो पहले उसने सेक्स किया था, मान लीजिए अभी ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन एक बार पहले इसने सेक्स किया होगा, वहां पे कुछ अमाउंट में सीमेन पड़ा रहता है यूरेथ्रा के अंदर में, यूरेथ्रा के अंदर में कुछ अमाउंट में सीमेन, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूं। देखिए, ये जो यूरेथ्रा आप देख रहे हैं, यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा में जो होगा प्रीवियसली, यूरेथ्रल मीटर्स, ये यूरेथ्रा हो गया, जो पिछला उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, उस समय क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ सीमेन बच जाता है जो प्रेजेंट रहता है इसी यूरेथ्रा के अंदर में, जो पिछला इंटरकोर्स किया होगा। तो बेटा आपने जो पिछला इंटरकोर्स किया होगा, ठीक है, आपको नहीं मालूम है, वहां पे आपके
यूरेथ्रा के अंदर में कुछ सीमेन मौजूद है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट इंटरकोर्स करने के लिए जा रहे हो, जैसे ही आपने इंटरकोर्स किया बेटा, प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड यानी कि प्री इजेकुलेटरी इजेकुलेशन से जो पहले फ्लूइड हुई है वो क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगी, अंदर चला जाएगा। तो उस सीमेन में स्पर्म भी तो हो सकता है, तो ये स्पर्म ऊपर चला जाएगा, तो भैया फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भैया प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड जिसमें स्पर्म रहता है, क्या होगा, स्पर्म। देखिए कहने के क्या बात है, जैसे मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैं विड्रॉल कर लूंगा, जैसे ही डिस्चार्ज होने वाला होगा मैं बाहर निकाल लूंगा पेनिस को और मेरी पत्नी जो होगी प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन बेटा जी इससे पहले आपने जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा उस समय क्या होता है, सारा सीमेन बाहर निकल जाता है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ सीमेन प्रेजेंट रहता है यूरेथ्रा के अंदर में जो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो बेटा अभी नया सीमेन नहीं आया है, पुराना वाला सीमेन मौजूद है आपके कहाँ पे बेटा, यूरेथ्रा में। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे कोइटस करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो जो पिछला बचा हुआ सीमेन है वो क्या होगा बेटा, पहले ही अंदर चला जाएगा। यानी आप अभी इजैकुलेशन नहीं किए हो, आपके इजैकुलेशन से पहले जो सीमेन था वो अब चला गया अंदर, तो इसीलिए उसको क्या बोला, प्री इजैकुलेटरी। क्या बोला बेटा जी, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, यानी इजैकुलेशन से पहले कुछ फ्लूइड जो मौजूद था पिछले कोइटस का, वो उसमें सीमेन था, वो चला जाएगा अंदर। अब ये भैया जब ये स्पर्म जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में था, स्पर्म अंदर जाएगा, तो यहाँ पे एक आएगा, स्पर्म इधर से जाएगा, तो भैया फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या है बेटा, चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है, यहाँ पे फेल होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि बेटा प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड के अंदर में कुछ सीमेन मौजूद होता है, जो पिछला कोइटस आपने किया था उसमें आपके यूरेथ्रा के अंदर में कुछ सीमेन रहता है, और जब आप फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हो तो भैया तुरंत वो सीमेन डिस्चार्ज होके पहले ही चला जाएगा अंदर। आप इजैकुलेशन करोगे, इजैकुलेशन आप बाहर करोगे, लेकिन जो पिछले इजैकुलेशन का बचा हुआ सीमेन है वो जो यूरेथ्रा में मौजूद था वो आपके यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे आप बचना चाहते थे नहीं बच पाएंगे। क्लियर है जी। तो ये आपका एक मेथड है जिसके द्वारा हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर इसमें ज्यादा है। क्लियर है जी। फर्स्ट मेथड दैट इज द विड्रॉल और द कोइटस इंटरप्टस। चलिए बेटा जी, जो सेकेंड मेथड है दैट इज द रिदम मेथड या पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड मतलब क्या हुआ बेटा, एक पार्टिकुलर समय के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एक पार्टिकुलर समय के लिए अगर आप कोइटस नहीं करते हैं तो भैया उस समय आप कोइटस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है बिटवीन कपल्स के बीच में, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन काफी कम होते हैं। तो एक्चुअली में वो पीरियड होती कब है जरा ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें जानकारी होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत ही जरूरी है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ी है तो मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेक्चर है उसको जाके पहले देखें, तब ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड है क्या। क्लियर है जी। चलिए तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा मिड ऑफ द साइकिल पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करती है और ओवम जो होता है सेकेंडरी साइड वो बाहर आता है, ठीक है जी, यानी आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। क्लियर है। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, जहां से एग रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये बेसिकली होता है मिड ऑफ द साइकिल, यानी कि 28 दिन का अगर साइकिल है तो 14th डे पे होगा, और एलएच हार्मोन एफएसएच हार्मोन काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी एक लेडी का ओव्यूलेशन हुआ है,
मान लीजिए 28 दिन का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मिड ऑफ द साइकिल यानी बेटा 14th डे पे यहां पे मान लीजिए एग रिलीज हुआ है। क्या रिलीज हुआ है? ओवम जो कि रिलीज हुआ है। अब कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें चाहिए अबाउट द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म एंड अबाउट द वायबिलिटी ऑफ आपका एग। तो मैंने बताया था बेटा एग जो होता है एक्टिव होता है, वायबल होता है फॉर 24 आवर्स के लिए, और जो स्पर्म होता है बेटा वो वायबल होता है नियर अबाउट 5 डेज के आसपास में। तो अगर मैं बोलूं 14 दिन, मान लो 15वें दिन, चूंकि आप भी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है, किसी में 29 दिन, किसी में 30 दिन, तो ओव्यूलेशन भी उसी तरह से वेरी करता है। आप सीधे ल्यूटियल फेज को माइनस कर दीजिए, जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें से ल्यूटियल फेज माइनस कर दीजिए, क्योंकि ल्यूटियल फेज वेरी नहीं करती है, सेम होती है, 14 दिन की होती है। तो हम उस तरह से ओव्यूलेशन की डेट निकाल लेते थे। क्लियर है जी? अब देखिए मान लीजिए 14वें दिन आपका ओवम रिलीज हुआ, तो ये कितने दिन तक एक्टिव रह सकता है? मान लीजिए एक दिन जोड़ लीजिए, मान लीजिए 15वें दिन तक। ठीक है जी? मान लीजिए हो सकता है किसी किसी में ज्यादा एक्टिव रह जाए, मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, हो सकता है मान लीजिए एक और दिन ले लीजिए, 16वें दिन तक ये एक्टिव रहता है। ठीक है जी? किसी किसी में मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तो भैया मान लो ओव्यूलेशन 14वें दिन नहीं हुआ, किसी में 15th डे पे हुआ तो 16th 17th डे तक ले लेते हैं, ले लीजिए, या 17th तक मैंने ले लिया। क्लियर है जी? 15, 16, 17। अब इससे ज्यादा वायबिलिटी एग की नहीं हो सकती, 1 से 2 दिन हो सकता है भैया, किसी में 14वें दिन हुआ ओव्यूलेशन, किसी में 15वें दिन हुआ हो। ठीक है? तो इन दोनों को मैं मान के चलता हूं कि इन दोनों दिन में किसी दिन ओव्यूलेशन हो रखा है, तो 2 दिन आप जोड़ लीजिए, उसमें उनकी वायबिलिटी 16, 17, तो 14 से लेके 17 यहां तक आपका बेसिकली अगर बोले ओवम वायबल रह सकता है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि 14वें दिन होगा कि 15वें दिन होगा, मैंने दोनों दिन के बीच में ले लिया कि हो सकता है 15वें दिन, 14वें दिन किसी दिन ओव्यूलेशन हो रखा है। तो भैया वायबिलिटी मान लीजिए किस दिन तक? 16, वैसे तो 16 खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हम 17 भी ले लेते हैं एज ए कंसेप्शन कि हम 17वें दिन भी सेक्स नहीं करेंगे, हो सकता है कहीं वायबल ना हो। अब स्पर्म की बात करें तो स्पर्म बेटा एक्टिव रहता है कितने दिन तक? बेसिकली 5 दिन तक। तो 14 से अगर 5 घटा दो, 14 से 5 13, 12, 11, 10, यहां से देखिए तो ये अगर आप देखेंगे स्पर्म का वायबिलिटी नियर अबाउट 5 दिन के आसपास में, 10 को अगर स्पर्म मान लीजिए किसी कपल ने 10वें डे, मान लीजिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल की, उसके 10th डे पे उन लोगों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म तो चला गया वजाइना में, 10वें दिन पे गया है, 10, 11, 12, 13, 14 तक वो स्पर्म एक्टिव रहेगा। और मान लीजिए उसी दिन फीमेल ने क्या कर दिया? एग रिलीज कर दिया, तो भैया तुरंत क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। चलिए मैं एक दिन और बढ़ा लेता हूं, मान लो 11th डे पे, 11th डे पे किस डे पे हुआ है? 11th डे पे आपका स्पर्म, मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स 11th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हुआ है। ठीक है? महिला को लगा कि हो सकता है बाद में हो, 11, 12, 13, 14, 15वें दिन तक स्पर्म एक्टिव रहेगा, और भैया मान लीजिए ओव्यूलेशन 14वें और 15वें दिन के बीच में हो रखा है, तो भैया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी एक पीरियड दे रखा है जहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये है बेटा 10 दिन से लेके 17वें दिन तक, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ वायबिलिटी ऑफ स्पर्म एंड ओवा, यानी एग और स्पर्म की वायबिलिटी का पीरियड देखते हुए हमने क्या किया? 10वें और 17वें दिन को मान लिया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस पीरियड को जो 10 to 17th डे होता है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं बेटा फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड जहां पे चांसेस ऑफ
फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इस समय आप कोइटस कर रहे हैं तो भैया फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यानी अगर आप 10 से 17वें दिन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, तो भैया जी क्या होगा, इसके बाद आप किसी दिन करते रहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, कभी भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको नॉलेज है, देखिए फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक यहाँ तो होता है ब्लड लॉस, मेंस्ट्रुएशन होगा भैया, यहाँ तो सेक्स कोइटस का चांस ही नहीं है, यहाँ पे कोइटस होगा नहीं। फिर उसके बाद बेटा जी 10वें से लेके 17वें तक ये पीरियड क्या हो गई, फर्टाइल पीरियड। यहां आपको कोइटस नहीं करना है। यहां अगर आप कोइटस करते हैं तो बेटा लेडी 100%, बेसिकली 90% बोलेंगे, 100% नहीं बोल सकते, प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम है, ये बोलूंगा। फर्टाइल पीरियड है 10 to 17 डे, काफी फर्टाइल पीरियड है। तो आप कोइटस, तो यहाँ फर्टाइल पीरियड में भी कोइटस करेंगे क्या, अरे कोइटस करेंगे क्या, नो कोइटस, कोई कोइटस नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो भैया 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 ये आपका पीरियड जहां पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा पीरियड हुआ बेटा, सेफ पीरियड। सेफ पीरियड यानी यहाँ पे आप अगर कोइटस करेंगे तो सेक्स फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी मिनिमम है। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। फिर आप 17 डे के बाद करिए, 17 से लेके 28 तक करिए, ये भी आपका कौन सा पीरियड होगा बेटा, सेफ पीरियड है जहां पे आप कोइटस कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी मिनिमम होते हैं। लेकिन बेटा जी आपको अवॉइड करना होगा 10वें से लेके 17वें दिन तक, जिस समय बेटा जी एग और स्पर्म की वायबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप 10th to 17th डे के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो बेटा लेडी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी कम है। क्लियर है जी। सो यही एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड। तो सेफ पीरियड में आप सेक्स करिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6, 7, 8, 9 डे तक सेक्स करिए, और 17 डे के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस पीरियड में 10 to 17 डे जो है, इस पीरियड में आपको अवॉइड करना होगा क्या बेटा, सेक्स को या कोइटस को अवॉइड करना होगा, ताकि यहाँ पे वो प्रेगनेंसी से बच सके। क्लियर है जी। चूंकि यहाँ पे भी मुझे तो श्योरिटी है नहीं भैया, देखिए ये तो बात हो गई बचने की। अब अगर मैं बात बोलूं सिंपल से बात है बेटा, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने पीरियड हो गया, किसी का 32 डेज का होगा, किसी का 31 डेज का होगा। तो उसे क्या मालूम बेटा कि ओव्यूलेशन किस दिन होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसने सोचा कि मेरा 28 दिन पे पीरियड आएगा, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया मान लीजिए, या उसने सोचा कि 28 दिन का है, किसी किसी में 27 दिन पे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, कम में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे लगा कि अभी तो ओव्यूलेशन अंडे आने में 4 दिन है, अभी आज का सर 8th डे है, कोई दिक्कत नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो 8th डे, और आपका किस दिन बेटा 10th डे। मान लीजिए उसको सोच रही है कि अभी 4 दिन बचे हुए हैं ओव्यूलेशन के, यानी 10वें दिन कह रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं। तो उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसे लगा अंडा तो आएगा नहीं, तब तक स्पर्म मर जाएगा। तो भैया अचानक से मान लीजिए अंडा एक दिन पहले निकल के आ गया, तो यहाँ पे भी कोई सियोरिटी तो है नहीं बेटा कि ओव्यूलेशन किस तारीख को होगा। अरे है क्या, स्पर्म आप डाल दोगे, लेकिन ओव्यूलेशन किस दिन होगा ये कोई नहीं जानता है। सपोज करिए आपने 9th डे पे ओव्यूलेशन, 9th डे पे स्पर्म को डिस्चार्ज किया, मान लीजिए 9th डे को आपने स्पर्म डिस्चार्ज किया, आपको अंदाजा था, फीमेल को अंदाजा था कि मेरा ओव्यूलेशन 14 को होगा, तब तक 9, 10, 11, 12, 13 ये आगे जाते जाते स्पर्म मर जाता। लेकिन अचानक से क्या होगा बेटा,
जो लेडी है उसके अंदर में ओव्यूलेशन 13th डे पे ही हो गया। किस दिन पे हो गया? 13th डे पे ही हो गया। तो बेटा ये एक को जाके मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या है बेटा जी? ज्यादा है। क्लियर है जी? यही आपका कहलाता है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मेथड। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखा भी हुआ है, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड टू अब्स्टेन, यानी कोइटस से बचेंगे फ्रॉम कोइटस डे 10 to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, यानी जहां पे अंडे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम पे निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। As chances of fertilization are very high during this period, it is called as the fertile period। इसी 10वें से 17वें दिन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। यानी अगर इस समय अगर आप बच गए, कोइटस नहीं करते हैं, तो बेटा जी प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और मैंने बता भी दिया कि फेलियर ऑफ चांसेस क्या है इसमें जी? ज्यादा। क्लियर है? एक मेथड बताया दैट इज द लैक्टेशनल एमनियोरिया, अब हम वो करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए बेटा जी, जो लास्ट मेथड है दैट इज द लैक्टेशनल एमनियोरिया, यानी जो नेचुरल मेथड में जो सबसे लास्ट मेथड है वो है बेटा आपका लैक्टेशनल एमनियोरिया। लैक्टेशनल एमनियोरिया एक वरदान है बेटा, किसका? बच्चों का। जो बच्चों का एक वरदान है कि और बच्चे ना हो। मीन्स क्या हुआ? इस समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? जब कोई भी लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है, यानी डिलीवरी होती है किसी भी बेबी की, तो उस समय क्या होता है बेटा? वहाँ से जो फीमेल होती है, फीमेल जो है बच्चे को फीड करती है। उस समय क्या होता है बेटा? उसकी बॉडी के अंदर में बेटा इंटेंस लैक्टेशन होता है। क्या होता है बेटा जी? इंटेंस लैक्टेशन होता है। यानी बेटा जी होता क्या है, जैसे ही डिलीवरी होती है किसी बेबी की, तो बेबी को फीड करने के लिए मदर क्या करती है? बहुत ज्यादा मिल्क को सीक्रेट करती है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो इस समय इस पार्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है, जो बेटा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से लार्ज अमाउंट में रिलीज होता रहता है बेटा जी प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो आपका कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कराता रहता है या मिल्क का सिंथेसिस कराता रहता है इन द एल्वियोलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड। तो जब तक बेटा जी इंटेंस लैक्टेशन होता रहेगा, यानी बेसिकली अगर बोले तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। और बेटा प्रोलैक्टिन जो होता है वो जानी दुश्मन होता है। जानी दुश्मन होता है किसका बेटा जी? मैंने क्या बोला? जानी दुश्मन। जानी दुश्मन होता है प्रोलैक्टिन LH और FSH का। किसका बेटा जी? LH एंड FSH का ये जानी दुश्मन होता है। यानी जिस समय प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, उस समय LH और FSH का लेवल काफी कम होता है। और चूंकि बेटा आप बताइए LH और FSH का नाम में छुपा हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी बेटा ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, प्राइमरी को सेकेंडरी को टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, और ओव्यूलेशन होता है जब LH सर्ज होता है। तो कोई भी ओव्यूलेशन, जैसे डिलीवरी हो गई बेबी की, उसके बाद में ना कोई ओव्यूलेशन होता है, कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स क्या भैया LH और FSH कराते हैं, वो खुद ही कम है, तो ओव्यूलेशन कोई करा पाएगा? यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होती है? सीज होती है। इस कंडीशन में ना आप ओव्यूलेशन होगा और ना बेटा जी आपकी MC मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होगी? वो सीज होती है। बेसिकली जब बच्चा जन्म लेता है, अब ऐसा नहीं है बेटा कि बहुत ज्यादा दिन तक सीज रहती है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली अगर बोले तो मैक्सिमम अप टू 6 मंथ तक। कितना बेटा?
ये MC6 कितने मंथ तक ऐसा चलता है बेटा जी? 6 मंथ तक ऐसा चलता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम अप टू 6 मंथ तक ये देखा जाता है कि जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा, अब ऐसा थोड़ी ना बेटा कि कोई बच्चा जो है 5 साल तक लैक्टेशन कर रहा है, दूध पी रहा है, तब तक कोई FSH और LH रिलीज ही नहीं होगा। नहीं, धीरे धीरे प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने लगता है, FSH LH का क्या होगा बेटा? इंक्रीज होने लगेगा, तो फिर से वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH डेवलप हो जाएगा, फिर से ओव्यूलेशन होगा। लेकिन जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक बेटा, ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन, जो कि वहां काफी दूध प्रोड्यूस होता है, इस पार्टिकुलर कंडीशन में जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो उस समय MC और ओव्यूलेशन बिल्कुल भी सीज रहता है। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली क्या करती है बेटा, ये एक प्रकार का मेथड है जहाँ पे बच्चा खुद ही क्या करता है। एक बच्चा पैदा हुआ है तो लोग, कोई भी अगर सेंसिबल पेरेंट है तो ये सोचता है कि दो बच्चों के बीच में थोड़ा बहुत तो गैप रहे ही, 3 साल 4 साल। बेटा बेसिकली मम्मियां तो काफी गैप चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा कहती है एक तो तू ही नहीं पल रहा है, दूसरा मैं कहाँ से ले लूं, यानी दूसरा पैदा कर दूंगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो वैसे वो बोलते हैं तुम ही नहीं पल रहे, तुमको फेंक के आऊंगा। लेकिन बेटा जी कौन हार्मोन को फेंक नहीं दे, लव हार्मोन, चलो कल फेंक के आऊंगा, परसों फेंक के आऊंगा। तो बेसिकली जो फीमेल होती हैं वो चाहती हैं गैप। क्या चाहती है बेटा? गैप। तो उन्हें लगता है कि बेटा ये जो लैक्टेशनल एमनोरिया वाला केस है, इसको थोड़ा और ज्यादा दिन चला लो, 6 महीने से ज्यादा चला दो। कभी कभार क्या होता है बेटा जी, ये कभी कभार आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई बहन होंगे जिनके बीच में फर्क जो होगा 9 महीने का, 1 साल का, 9 महीने का तो नहीं, 1 साल के आसपास का होगा। तो होता क्या बेटा, ये लिखा है मैंने मैक्सिमम 6 मंथ तक काम करता है, ठीक है। तो बेटा उसे ये लगता है कि 6 महीने तक MC आए कि नहीं। मान लो कोई बच्चा दिसंबर में पैदा हुआ, तो उसने सोचा कि नेक्स्ट से 6 मंथ यानी कि जून तक कोई MC नहीं आने वाली है। लेकिन बेटा श्योरिटी नहीं है, मैक्सिमम बोला है। हो सकता है उसने अप्रैल में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और अप्रैल में ही MC आ गई, तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा बेटा जी। यानी यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे बेटा, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ तक हो सकता है। लैक्टेशन जब तक होता रहता है तो MC नहीं आएगी, ओवुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभार प्रेग्नेंट धोखे से क्या हो जाती है बेटा, प्रेग्नेंट हो जाती है 6 महीने से पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या बेटा जी, चांसेस ऑफ फेलियर क्या है, ज्यादा है। क्या बेटा जी, ज्यादा है। क्लियर है जी। तो ये आपका कहलाता है लैक्टेशनल एमनोरिया, जहां पे पूरी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल absent रहती है। Absence of menstruation method is based on fact that the ovulation and therefore the cycle do not occur during this period of intense lactation, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा क्या रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन फॉलोइंग पार्चुलेशन, डिलीवरी के जस्ट बाद की बात हो रही है। therefore as long as the mother ब्रेस्ट फीड, और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि डॉक्टर बोलते हैं कि एटलीस्ट पार्चुलेशन के बाद, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक शिशु को कौन सा मिल्क देंगे, मदर मिल्क देंगे। द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज ऑलमोस्ट नील। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ तक का ये इसमें बेसिकली उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। लेकिन बेटा जी जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक हो। तो आप मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे को जन्म दिया, उन 6 महीने के बीच में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो MC नहीं होगी, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन काफी कम है। लेकिन बेटा जी ये ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है कि फिर से कब आपकी MC रिवाइव होने वाली है। आपने सोचा 6 महीने, हो सकता है कि वो 4 ही महीने में रिवाइव हो जाए। क्लियर है जी। तो यहाँ पे भी चांसेस ऑफ फेलियर क्या है, ज्यादा है। क्लियर है बेटा। ये आपके कुछ नेचुरल मेथड्स थे जिसकी वजह से हम लोग कंसेप्शन से बच सकते हैं। क्लियर है जी। चूंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है तो इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं है। फिर अब हम पढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट, दैट इज द बैरियर मेथड, जो जिसमें हम पढ़ेंगे कंडोम्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। फिर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्लियर है जी। और पिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका सर्जिकल मेथड। क्लियर है। पहले अगर आज तक जो भी बातें मैंने बोली उन सबको अच्छे से आप एक बार पढ़िएगा, NCERT समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने हर वो चीज बताई जो आपके लिए क्या हो बेटा, हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। क्लियर है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब तो करें और साथ साथ में शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।